नमस्कार आप सभी को। आज हम राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का 2018 का पेपर करेंगे सामाजिक विज्ञान का, और उसके करेंगे वही राजनीतिक विज्ञान के आए हुए 19 क्वेश्चन। तो इसमें जो क्वेश्चन आए थे वो 58 नंबर से हमारे क्वेश्चन आए थे। इसमें 58 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या राजनीतिक सिद्धांत के परंपरागत परिप्रेक्ष्य से संबंधित नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें पहला है संस्थावाद, दूसरा कानूनी औपचारिकतावाद, तीसरा है भाषा वैज्ञानिक दर्शन और चौथा है इतिहासवाद। तो यहाँ पूछा क्या है, परंपरागत परिप्रेक्ष्य से जो संबंधित नहीं है, तो वो है भाषा वैज्ञानिक दर्शनवाद। तो 3 नंबर हमारा आंसर रहेगा। और बाकी ये जो 3 है, संस्थावाद, कानूनी औपचारिकतावाद और इतिहासवाद, ये परंपरागत परिप्रेक्ष्य में इनका अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 59 है, विचारकों का कौन सा समूह राजनीतिक सिद्धांत के आधुनिक परिप्रेक्ष्य से संबंधित है। यानी आधुनिक परिप्रेक्ष्य से संबंधित एक ग्रुप ऑफ क्या थिंकर्स दे दिए हैं। उनके नाम में पहला जो ऑप्शन है T.D. वेल्डन, डनिंग और हेबरमास का, दूसरा है डेविड ईस्टन, हेराल्ड लासवेल और कैटलीन, तीसरा है गैब्रियल आमंड, लियो स्ट्रॉस और सेबाइन, चौथा है मैकिलवेन, कार्लाइन और कार्ल पॉपर। तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा 2 नंबर, डेविड ईस्टन, हेराल्ड लासवेल और कैटलीन क्या है, आधुनिक परिप्रेक्ष्य से संबंधित है, और बाकी सब क्या है, आधुनिक परिप्रेक्ष्य से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पर भी हमें क्या है, असुमेलित या सुमेलित नहीं है वो ढूंढना है। पहला है राज्य में असीमित शक्ति एक केंद्रीय सत्ता में निवास करती है, ये क्या जिन बोधा ने कहा है। दूसरा है एक राजनीतिक समुदाय में जनता संप्रभु होती है। सुनिश्चित प्राधिकार शक्ति का असीमित स्रोत है, ये ऑस्टिन का कथन। एक संप्रभु राज्य सामूहिक हित का प्रतिनिधित्व करता है। तो यही क्या है, हमारा आंसर है, और यही युग्म सुमेलित नहीं है। बाकी ये जो 3 कथन है वो उनके सामने उनके द्वारा कहे गए थिंकर्स के नाम लिखे हुए हैं। तो हमारा आंसर रहेगा इसमें 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 61 है, रोल्स के न्याय सिद्धांत से संबंधित शब्दावली नहीं है। फिर इसमें नहीं है पूछा है जॉन रोल्स के बारे में। अज्ञानता का पर्दा ये है, मूल स्थिति ये भी है, इसके अलावा आपका तीसरा है विशेष पूर्वताक्रम ये भी है, और चौथा है लौकिकीय पंखुक ये नहीं है, क्योंकि ये जो, तो इसमें आंसर रहेगा हमारा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नांकित में से कौन सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक नहीं है। रूसो, हेयक, मार्केंज्यू या कांट। तो यहाँ पर मार्केंजे जो है वो क्या है, सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक नहीं है, नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक है। तो ये हमारा होगा 3 नंबर आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 है, भारत के संविधान के निम्नलिखित लक्षणों में से कौन सा एक उसकी संसदीय प्रणाली से संबंधित नहीं है। यानी संसदीय प्रणाली जो भारत में लागू है उससे संबंधित नहीं है। पहला है दोहरी कार्यपालिका, दूसरा लोकसभा का नियतकालीन चुनाव, हमारे यहाँ पर दोहरी कार्यपालिका भी है, लोकसभा का नियतकालीन चुनाव भी है, मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व है। हमारे यहाँ पर सूची प्रणाली नहीं अपनाई जाती। तो इसमें है 4 नंबर आंसर
रहेगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नांकित में से क्या अनुच्छेद 14 के न्यायिक निर्वचन में शामिल नहीं है, यानी जो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है उसमें क्या शामिल नहीं है। कानून का शासन, दूसरा है संसदीय सर्वोच्चता का सिद्धांत, युक्तियुक्त वर्गीकरण का सिद्धांत या नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत। तो यहाँ पर जो है हमारा आंसर रहेगा संसदीय सर्वोच्चता का सिद्धांत किसमें, न्यायिक निर्वचन में शामिल नहीं है। तो हमारा आंसर रहेगा 2 नंबर। बाकी रूल ऑफ लॉ, डॉक्ट्राइन ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन और डॉक्ट्राइन ऑफ नेचुरल जस्टिस ये शामिल है। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान का संशोधन संसद की संविधायी शक्ति है। कथन नंबर ये 1 है, ए है। बी है, संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में पुनः स्थापित किया जा सकता है। तीसरा है, संविधान संशोधन विधेयक पर यदि दोनों सदनों के बीच कोई असहमति है तो राष्ट्रपति संसद की संयुक्त बैठक आहूत कर सकता है। डी है, संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकता है। उपयुक्त में से सही कौन सा कथन या कौन से कथन सही है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर रहेगा केवल ए और बी ही सही है। कौन सा आपका 1 नंबर, जो संविधान का संशोधन संसद की संविधायी शक्ति है, यानी ये किसकी संविधायी शक्ति का मतलब यानी इसको संविधान में ही लिखा गया है। और दूसरा, संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में पुनर्स्थापित किया जा सकता है, यानी किसी संविधान के किसी अनुच्छेद में संशोधन करना है तो उसकी शुरुआत किसी भी सदन में की जा सकती है। तो हमारा आंसर रहेगा यहाँ पर 2 नंबर आंसर रहेगा। बाकी जो 2 कथन है वो क्या है, गलत है। जैसे संविधान संशोधन विधेयक पर यदि कोई किसी टाइप का कोई असहमति बनती है तो उस राष्ट्रपति को किसी टाइप से संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार नहीं है और इसमें राष्ट्रपति निषेधाधिकार का भी प्रयोग नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 66 है, दल बदल के आधार के अलावा किसी व्यक्ति के संसद की सदस्यता से निहरता का निर्णय दिया जाता है। यानी कोई जो संसद का एमपी है और वो क्या है, किसी भी टाइप की उसकी अयोग्यता हो गई है तो उसका जो निर्णय होता है वो किसके द्वारा लिया जाता है संसद के अंदर। स्पीकर कौन होता है, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसको स्पीकर कहते हैं और सभापति राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है, राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, उपराष्ट्रपति। तो पहला ऑप्शन है स्पीकर और सभापति, दूसरा है राष्ट्रपति, तीसरा है भारत का निर्वाचन आयोग और चौथा है संबंधित सदन। अब तो यहाँ पर क्या है, संसद वर्ड आया है, कोई एक सदन नहीं आया कि उसके लिए हम संबंधित सदन का जो से संबंधित जो मुखिया होता है वो निर्णय लेगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा 1 नंबर रहेगा। स्पीकर और सभापति क्या है, अपने अपने स्तर पर सदस्यता की निहरता का निर्णय करेंगे। तो यहाँ पर आंसर रहेगा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 67 है, भारत में कितने राज्यों में विधान मंडल द्विसदनात्मक है, यानी जहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। तो सबसे पहले तो इसका वर्णन जो किया गया था 169 जो अनुच्छेद है उसमें इसका वर्णन किया गया है। और इसके अलावा जो वर्णन है के अंतर्गत संसद किसी राज्य में विधान परिषद के गठन
और उत्थान का प्रस्ताव पारित कर सकती है। इसमें क्या है, क्या संसद बनाएगी, संसद गठन और उसको खत्म करने का अधिकार रखती है, किसको, विधान परिषद को। ये कौन सा अनुच्छेद बताता है, 169। और 171 जो बताता है कि विधान परिषद के गठन किस तरीके से होगा। और ये क्या है, विधान परिषद अभी 6 राज्यों में है। कितने में है, 6 राज्यों में। तो 2 नंबर हमारा आंसर रहेगा। और वो 6 राज्य कौन से हैं, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में क्या है, द्विसदना। क्वेश्चन नंबर 68 है, गलत कथन को पहचानिए। 1 है, भारत का राष्ट्रपति आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा चुना जाता है, तो ये तो सही है। दूसरा, भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों तथा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है, ये भी सही है। दिल्ली और पौंडीचेरी विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का हिस्सा नहीं होते, तो हमारा आंसर यहाँ पर 3 ही है। ये भी क्या है, निर्वाचक मंडल का हिस्सा होते हैं, तो यहाँ आंसर रहेगा 3 नंबर। संसद के दोनों सदनों के नाम निर्दिष्ट सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में हिस्सा नहीं लेते, यानी नाम निर्दिष्ट सदस्य कौन होते हैं, मनोनीत जो सदस्य होते हैं वो भाग नहीं लेते हैं, तो यहाँ पर 3 नंबर हमारा आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, भारत के उच्चतम न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। यहाँ पर पूछा क्या है, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कब नियुक्त किए जाते हैं, वो नियुक्त किए जाते हैं जब मुख्य न्यायाधीश या तो अस्वस्थ हो या वो उसका पद खाली हो या किसी कारण से वो वर्क नहीं कर पा रहा है, तो कार्यवाहक जो मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं वो किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। 3 नंबर हमारा आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, वाकालिंगा या लिंगायत जातिगत प्रतिद्वंद्विता का संबंध है, यानी ये 2 जातियां हैं जो क्या है, किसी स्टेट में जैसे अपने यहाँ पर किन्हीं जातियों में कोई मतभेद रहता है, तो वहाँ पर भी किसी जाति में इन वोकालिंगा और लिंगायत जातियों में प्रतिद्वंद्विता रहती है, कंपटीशन रहता है। तो ये कौन से स्टेट की जातियां हैं, तो ये जातियां हैं कर्नाटका की। 2 नंबर हमारा आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, भारतीय लोकतंत्र को निम्नांकित चुनौतियों में से कौन सी एक चुनौती भूमंडलीकरण से संबंधित है। तो भूमंडलीकरण का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन से संबंधित है, संबंधित नहीं है पूछा है, सॉरी मैंने गलत पढ़ लिया। 1 नंबर है अराजनीतिकरण, 2 है कल्याणकारी राज्य का सिकुड़ना, 3 है राष्ट्र राज्य का क्षय और 4 है दल बदल की राजनीति। तो ये ही हमारा आंसर रहेगा। दल बदल की राजनीति क्या है, एक चुनौती नहीं है भूमंडलीकरण से संबंधित, तो 4 नंबर हमारा आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, किस पड़ोसी देश के साथ भारत की किशन गंगा परियोजना पर विवाद है। तो हमने पहले पढ़ चुके हैं इसके बारे में, किशन गंगा के बारे में, और इसका जो विवाद है हम सबको पता है पाकिस्तान के साथ है। 4 नंबर आंसर रहेगा। ये जो किशन गंगा परियोजना जम्मू कश्मीर में से जो झेलम नदी है उस पर एक जल विद्युत परियोजना है भारत की, और झेलम नदी की सहायक नदी है कौन सी, किशन गंगा। झेलम नदी की सहायक नदी है किशन गंगा और उस पर निर्मित की जा रही है।
यानी ये इधर से झेलम नदी का पानी किस में जाता है, पाकिस्तान में। इसकी एक सहायक नदी है कौन सी, ये किशन गंगा। और यहाँ पर भारत क्या है, ये भारत के क्षेत्र में है, परियोजना बना रहा है जल विद्युत की लेकर। और पाकिस्तान कह रहा है कि ये 1960 के समझौते के जो 1960 के समझौते के क्या है, का उल्लंघन है। और समझौते में क्या हुआ था, 3 नदियाँ तो किसको, भारत को मिली थी, और जिनका पानी भारत अपने यूज में ले सकता है, और 3 नदियाँ पाकिस्तान के पास चली गई थी। तो जो 3 नदियाँ पाकिस्तान जिनका पानी ले सकता है, पहली है सिंधु, चिनाब और झेलम। ये 3 नदियाँ किसके पास चली गई थी, पाकिस्तान के पास। और हमारे पास आई थी रावी, व्यास और सतलज। यहाँ का पानी हम क्या है, ले सकते हैं काम में। तो ये तीन नदियों का बंटवारा हुआ था। और ये बंटवारा हुआ था 1960 में, जो समझौता हुआ था 1960 में, जो सिंधु जल संधि समझौता हुआ था, उसके द्वारा ये किया गया था। और ये परियोजना बनाई जा रही है भारत के द्वारा। तो और विवाद है किसका, भारत और पाकिस्तान का। तो 4 नंबर आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, उन या उस मुद्दे या मुद्दों को पहचानिए जिस पर भारत और चीन में सहमति है। तो वियतनाम में भारत द्वारा तेल उत्खनन, पहला ऑप्शन। दूसरा है हम्बन टोटा के विकास में चीन का समर्थन। और तीसरा है जलवायु परिवर्तन। और चौथा है योग की को लोकप्रिय बनाना। तो ये जो 2 मुद्दे हैं, उनमें तो क्या है, भारत और चीन की सहमति है। लेकिन जो वियतनाम में भारत द्वारा तेल उत्खनन किया जा रहा है, उसके खिलाफ चीन है। और हम्बन टोटा जो बंदरगाह है, ये कहाँ बनाया जा रहा है, चीन के द्वारा श्रीलंका में। इसके खिलाफ क्या है, भारत है कि चीन हमारे बिल्कुल पास में ही आकर अपना एक बंदरगाह बना रहा है और उस पर ये अपनी गतिविधियां करेगा, जिसके कारण से दोनों में विवाद है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा 3 और 4, तो 3 नंबर हमारा आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, 17वें गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। नरेंद्र मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री है जो 1961 की शुरुआत से ही गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में उपस्थित नहीं हुए। दूसरा है उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने इस शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। तो ये जो यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या है, गलत है, और दूसरा सही है, क्योंकि यहाँ आंसर रहेगा हमारा 2 नंबर। ये जो गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन, इसकी शुरुआत हुई थी कब, 1961 में बेलग्रेड में। 1961 में बेलग्रेड सम्मेलन से इसकी शुरुआत हुई थी, जिसमें नेहरू, नासिर और टिटो के सहयोग से ये संगठन बनाया गया था। इसका मूल उद्देश्य क्या था, विश्व में किसी भी विचारधारा के साथ क्या है, एक तरह की दूरी बनाए रखना, तटस्थता रखना। और ये बना कब था, जब क्या था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की जो स्थितियां थी, जिसमें पूरा विश्व 2 खेमों में बट गया था। कुछ देश तो पाकिस्तान, कुछ देश तो अमेरिका के साथ थे, और कुछ देश क्या थे, सोवियत यूनियन के साथ थे। और तो भारत ने प्रयास करा कि अभी जो न्यू स्वतंत्र देश हैं, जो 1950 के बाद में के आसपास से या 50 के एरा में स्वतंत्र हुए हैं, उन देशों का एक ग्रुप बनाया जाए जो किसी भी संगठन में ना जाकर अपना खुद का क्या है, विकास करेंगे। और ये जो 17वां गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ था, ये हुआ था
2016 में। और कहाँ हुआ था? वेनेजुएला में आयोजित हुआ था और इसमें हामिद अंसारी ने भाग लिया था। तो आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर 2 नंबर। ये थे हमारे 2018 के पेपर के 19 क्वेश्चन जो राजनीतिक विज्ञान से आए थे। हम इसी तरह आपको एक एक पेपर करवाते रहेंगे, क्योंकि बीच में मैंने एक बड़ा पेपर 4 पेपर एक साथ डाले थे राजनीतिक विज्ञान के। वो मेरे लिए भी भारी है और स्टूडेंट्स के लिए भी पढ़ना भारी है। आप मेरे वीडियो को लगातार शेयर करते रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे मोटिवेट करें अपने कमेंट्स के द्वारा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।